ये पूर्ण वस्तु, ये आधा है और ये दूसरा आधा, ये चतुर्थांश है। 1, 2, 3, 4। इस पूर्ण वस्तु के ये विभाजित हिस्से हैं। ये आधा और ये 2 में से 1। ये चतुर्थांश है 4 में से 1। अर्थात इसे भी आधा कहते हैं, इसे भी आधा कहते हैं। क्या ये आधा इस आधे के बराबर है? हमने ये पहले भी पूछा था, क्या ये आधा इस आधे के बराबर है? हमें क्या जवाब मिला? हाँ, हमारे पास ये पूरी वस्तु थी जो 2 हिस्सों में विभाजित थी। हमने इन्हें यहाँ रखा, फिर से जांचा और निष्कर्ष निकाला। तो ये आधा इस आधे के बराबर है। उच्च वर्ग में क्षेत्र की मदद से हम सही अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमने एक ही पूर्ण वस्तु के 2 समान भाग किए हैं। हमें ये मिला। तो फिर इस आधे और इस आधे के बीच क्या अंतर है? क्या ये समान हैं या अलग? जवाब है, ये इस पूरी वस्तु का आधा हिस्सा है और ये इस पूरी वस्तु का आधा हिस्सा है। हम इसे अपनी सामान्य बोली में आधा कहते हैं, लेकिन ये इस पूर्ण वस्तु के 2 हिस्सों में से एक है और ये इस वस्तु का आधा है। तो क्या ये चतुर्थांश और ये चतुर्थांश बराबर हैं? ये 1/4 है या 4 समान भागों में से एक भाग, और ये 1/4। क्या ये बराबर हैं? क्या ये 1/4 उस 1/4 के बराबर है? ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये इस वस्तु का हिस्सा है और ये इस वृत्त का हिस्सा है। अब हम इस आकृति को चुनते हैं। हमने ऐसे ही एक आकार ले लिया है। ये क्या आकार है? ये एक आयत है। क्या इस आयतकार को 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं? 2 बराबर हिस्सों में? बराबर हिस्से? हाँ। इस आकृति के लिए, इस भाग के लिए क्या नाम दिया जा सकता है? ये भाग है। क्या ये इस वस्तु का आधा हिस्सा है? ये सफेद टुकड़ा इस पीले आयत का आधा भाग है। इसीलिए क्या मैं यहां रख सकता हूं? ये 1/4 है, यहां आधा है, तो हम ये कहते हैं। यानी ये सभी मात्राओं में, जैसे आधा, चौथाई, 1 बराबर हिस्सा, 2 बराबर हिस्से, जिस स्रोत से इन्हें लिया जाता है वह महत्वपूर्ण है। जब बच्चे इस तरह के एक स्वरूप को देखते हैं तो ये 1/4 हो जाता है जब यहाँ से लेते हैं, और जब अलग स्वरूप में व्यवस्थित करते हैं तो ये दोनों भाग इस वस्तु के आधे हिस्से बन जाते हैं। हम इसे ले रहे हैं, इसे नहीं, एक पूर्ण वस्तु के रूप में। और जब हम इस पूरी वस्तु को समान रूप से विभाजित करते हैं तो हमें आधा मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे और उनके साथ शिक्षक असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमें क्षमता बढ़ानी होगी गणितीयकरण प्रक्रिया को जल्दी से समझने की, और पता होना चाहिए कि गणित में कौन सी विधि लागू करने से हम सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हमें सही उत्तर कैसे मिलेगा? तो हमें इन आकृतियों की क्षेत्रों की गणना करनी होगी एक सही उत्तर पाने के लिए। इसलिए इन विधियों का उपयोग ठोस अवस्था में करते समय मूल आकृति जरूरी है। जब हम आकृतियों को आधार के रूप में रखते हैं और बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाते हैं, जब हम ऐसी विभिन्न आकृतियों का उपयोग करते हैं तो आधे का विचार और ये आधे बराबर क्यों नहीं हो सकते? ये चतुर्थांश बराबर क्यों हैं? 1/4 भाग क्यों बराबर है?
जब अंश विधि के लिए आकार का प्रयोग करके इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सिखाया जाता है, तो बच्चों के लिए उपयोगी होगा और वे इसे बेहतर समझेंगे। जब हम आकृतियों को आधार के रूप में रखते हुए भिन्न की संकल्पना सिखाते हैं, तो बच्चों को संकल्पना की स्पष्ट समझ होगी।